बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले बच्चों प्रीवियस टॉपिक में हम बात कर चुके हैं द फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका हम यूज भी करेंगे उस कॉन्सेप्ट का। और हमने यहां पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक काम करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरीके से शो करने जा रहा हूं। ये सपोज कीजिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर रहा हूं इस तरीके से। और जब हम इस तरीके से शो करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड्स, राइट। अगर मैंने ब्लैक बोर्ड में इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह बनाया हुआ है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरीके से, राइट। और इक्वल डिस्टेंस पर दिखाएंगे, देखिए इक्वल डिस्टेंस पर दिखा रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस पर ये मैंने इस तरीके से क्रॉस करके ये लाइन दिखाई हुई है। इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और अगर यही बच्चों क्रॉस लाइन अगर मैं ऐसे प्लेन में दिखाता, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्रॉस करके दिखाएंगे, तो इसका मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और एक तरीका और होता है जिसमें हम डॉट से दिखाते हैं, डॉट 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 डॉट। अगर डॉट्स दिखाते हैं तो उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। अगर डॉट 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 दिखाएंगे तो ऊपर मानेंगे आप, अगर क्रॉस से दिखाएंगे तो डाउनवर्ड्स मानेंगे। यहां ग्रीन बोर्ड का प्लेन है, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। ये एक दिखाने का तरीका है। यहां पर टॉपिक में ये नहीं कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये हमने मान ली, एज्यूम कर लिया, जिससे कि वो आपको सही तरीके से शो हो पाए कि किस तरीके से कौन सी चीज रखी हुई है। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसा ले लिया। मैंने एक यहां करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर रखा हुआ, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से इसके अंदर रखा हुआ है। सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है बच्चों, आई करंट है सपोज कीजिए, ये करंट फ्लो कर रही है। मेटालिक कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब एक बात यहां पर समझनी है बच्चों, इस कंडक्टर में ये करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मान लिया है, और कंडक्टर ये इसी तरीके से रखा हुआ है प्लेन, ये एज्यूम कर लिया। अब हम यहां पर और कौन सी चीजें मान सकते हैं, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। करंट इज गिवन, सपोज लेंथ इज नोन, लेंथ मालूम हो सकती है हमको कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज नोन, राइट। और हमें क्या पता चल सकता है वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन आप समझिएगा जरा पॉइंट को। हम ये चाह रहे हैं कि इस मेटालिक कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं इनके टर्म्स में, जो टर्म्स चीजें आई हैं, राइट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि हम किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि जब मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि इट मीन्स दैट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are moving inside the conductor with the speed that is called drift speed। अब ध्यान दीजिएगा, पहले बताया जा चुका है, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, अपोजिट टू द करंट। यानी कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं उसको शो करता हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं इसके अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस वे। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस तरीके दिखा देते। इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ये मूव कर रहे हैं। और आपको बताया जा चुका है पहले कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर और ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है
तो उस पर फोर्स लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा। अब सबसे पहली बात आती है, जैसे मैंने आपसे बार बार ये कहा कि आप जब भी कोई ऐसी वेक्टर क्वांटिटी आए तो पहले आप डायरेक्शन देखें, फिर मैं वैल्यू पाऊं। पहले देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना लग रहा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन क्या है। देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास फ्लेमिंग-लेफ्लैंड रूल है। सिचुएशन के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। करंट देखिए बच्चों, करंट का डायरेक्शन उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, करंट इधर होगी इस तरीके से, इसी प्लेन में रखे हुए, ये इसी प्लेन में है, तो ये और ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो है ऊपर क्यों लग रहा होगा, राइट। तीन चीजें जब हो तो बच्चों, दो चीजें तो परपेंडिकुलर हो सकती है एक प्लेन में, और थर्ड चीज जो अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये ऐसे है, करंट ऐसे है, फोर्स ऐसे लगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ये है बच्चों, ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया मैंने फोर्स का। अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म होना चाहिए, इसका मतलब है चार्ज। यहां पर चार्ज कितना हो गया? E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? E। V की जगह आ जाएगा VD, क्योंकि डिफरेंस स्पीड से मूव कर रहे हैं। B ठीक हो गया। थीटा एंगल किसके बीच में है? V और B के बीच में है। यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या है? वेलोसिटी इधर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो गया उसके बीच में? 90 डिग्री। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन inside the moving conductor will be EVD into B sin of 90, यानी कि EVD into B, ये this is the force experienced by each free electron inside the metallic conductor। हर एक पर ऐसा फोर्स लग रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी पर फोर्स इधर की ओर इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है। मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस तरीके से फोर्सेस को मैंने ऐसे दिखा दिया, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रहा है। ऊपर क्यों लग रहा है? राइट। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हमें तो मेटालिक कंडक्टर में टोटल फोर्स निकालना है, राइट। टोटल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर बच्चों यहां पर मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज कीजिए, वैसे तो पता नहीं है ये, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो चूंकि फोर्स डायरेक्शन एक ही है तो सारे फोर्सेस एडअप हो जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में है, तो 100 टाइम्स हो जाएगा फोर्स, 100 इंटू ई वी डी इंटू बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें ये पता नहीं है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों एक चीज फिर ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कंडक्टर में आपको क्या चीजें पता हो सकती हैं, और पहले बताई जा चुकी है चीज, हमें नंबर डेंसिटी पता नहीं सकता, और n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमें नोन रहता है। टेबल से वैल्यूज हम पता कर सकते हैं कि अगर एल्युमिनियम का है तो वैल्यू कितनी है नंबर डेंसिटी की, कॉपर है तो कॉपर की कितनी है, ये हमें पता रहता है। सो लेट स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हमने मान लिया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस कंडक्टर में जो मैंने शो कर रखा है इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्लियर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू एल। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n इंटू A इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर विल बी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब मैं इसको F नोटेशन दे रहा हूं टोटल कंडक्टर के लिए, दिस विल बी n इंटू A इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इंटू E V D इंटू B। ये बात बच्चों समझ आई नहीं आई? बताइए। हमने एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाला, और टोटल फोर्स अगर हम देखें इस कंडक्टर पर तो ये लगेगा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर, और सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है तो सब ऐड हो गए। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर, ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, NEAVD, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं, राइट, और NEAVD ये हमने ले लिया, और ये L और ये B। अब बताइएगा बच्चों ये क्या चीज है? ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये एक चीज है, एक फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? करंट का फॉर्मूला है। सो F विल बी इक्वल टू ILB।
राइट। ये हम उस टर्म में फोर्स को लिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले लिया था, कंडक्टर को मैंने इस प्लेन में दिखा दिया, राइट। लेकिन ये तो टॉपिक में नहीं कहा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे भी हो सकती है। सो इफ द कंडक्टर मेक्स थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द कंडक्टर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, देन तब ये फोर्स कितना हो जाएगा, तब ये फोर्स हो जाएगा बच्चों F इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये हम फॉर्मूला जानना चाह रहे थे। ये फॉर्मूला यहां पर आ गया और आप इसका रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अभी समझ जाएंगे, मैं फॉर्मूले से बात करूंगा। अभी यहां पर बच्चों ये हमने जनरलाइज कर दिया। हमने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों लिया, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लिया कि डायग्राम 3 डायमेंशन हो जाता, एंगल दिखाने में प्रॉब्लम होती तो कन्वीनियंट हो जाए, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेकर के हमने ये ड्राइव किया, फिर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। अब पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको और क्लियर करता हूं। F is the force, I is the current, L is the length, B is the magnetic field, theta is the angle between किसके बीच में। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है, जरा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। थीटा इज, मैंने कहा था कि हमेशा 2 वेक्टर के बीच में एंगल होगा जो यहां पर आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड और आई वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, एल भी अगर मैं लेंथ कहता हूं तो ये वेक्टर नहीं है, राइट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि आई का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन तो होता है, तो मैं ये कह तो सकता हूं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी, लेकिन अगर लिखने की बात आएगी, स्ट्रिक्टली अगर लिखने की बात आएगी कि वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आई को वेक्टर नहीं माना जा सकता। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, एल को मैं वेक्टर मान लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि एल का डायरेक्शन, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन लूंगा वो वही लूंगा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इसी को मैं लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, एफ इक्वल्स टू आई, आई के ऊपर वेक्टर नहीं लगाऊंगा, आई, और इसको मैं कर दूंगा एल क्रॉस बी। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, where L is a displacement vector whose direction is taken along the conventional direction of current. यहां पर ये तो L और B के बीच में हमने कहना भी चाहिए था एग्जैक्टली कि the theta is the angle between displacement vector and magnetic field, और displacement जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन वही है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का है। तो यह परफेक्ट हो गया। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला फिर से, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, और एल का डायरेक्शन क्या है, जो करंट का डायरेक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा फिर भी कि हम ये भी कह सकते हैं थीटा एंगल है आई और बी के बीच में, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि आई इज नॉट ए वेक्टर। अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए थीटा एल और बी के बीच में, अगर मैं ये सिचुएशन में बात करूं, रिवर्स करूं, इसी सिचुएशन में बात करूं, थीटा एंगल कितना है, देखिए किसके बीच में, एल और बी। एल का डायरेक्शन कौन सा, करंट का डायरेक्शन ये है, तो एल का डायरेक्शन ये माना जाएगा, ये एल का डायरेक्शन, और बी का डायरेक्शन ऐसे है। एंगल कितना हो गया, 90। तो देखिए फिर ये फॉर्मूला, तो किसी भी कंडीशन में ये हमने जनरलाइज कर दिया इस फॉर्मूले को, एंड नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, किसी मेटालिक कंडक्टर पर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इन जनरल बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं थीटा की बात कर रहा हूं। ऑब्वियस है, थीटा इज 90 डिग्री, फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू विल बी आई एल बी। फोर्स बच्चों जीरो कब होगा, जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्री हो, राइट। यानी कि एल और बी के बीच में एंगल सेम हो, तो वहां पर फोर्स नहीं लगेगी, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। तो यहां पर बच्चों फोर्स के टर्म में जहां तक सवाल है,
दो बातें आ गई, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एक्सपेंडेड फॉर्म आप जरूर याद रखें, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है F इक्वल टू आई मीन्स करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन L and B, where L is a displacement vector whose direction is taken along the conventional direction of current, right? So this was the second topic in terms of the forces. Now next topic we'll discuss the force between two parallel current carrying conductors. दो parallel current carrying conductors हैं, तो उनमें force कैसे लगेगा, कितना लगेगा, इसकी बात हम करेंगे। Thank you.